कभी ये सोचा है कि हाथी हमेशा शिशु हाथी को ही जन्म क्यों देता है, या आम के बीज से हमेशा आम का पौधा ही क्यों उगता है? ये सवाल सुनने में तो मतलब बच्चों जैसे लगते हैं, पर इनके पीछे जीव विज्ञान का एक बहुत गहरा, बहुत बड़ा रहस्य छुपा है। बिल्कुल, और इसी से जुड़ा एक और सवाल है जो हम सब अपने परिवारों में देखते हैं। कौन सा? कि सगे भाई बहन कभी कभी तो एक दूसरे के कार्बन कॉपी लगते हैं, और कभी कभी उनमें जमीन आसमान का फर्क होता है। ऐसा क्यों? हाँ, ये तो है। तो आज हमारे पास जो सामग्री है वो हमें इसी दुनिया की गहराई में ले जाती है। हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये गुण, ये लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक सफर कैसे करते हैं। इसे वंशागति यानी विरासत का विज्ञान कहते हैं। तो चलिए इस रहस्य के धागे सुलझाते हैं। और इस कहानी का शुरुआती सिरा जुड़ा है 19वीं सदी के एक मठ से। मठ से? हाँ, जहाँ एक पादरी बगीचे में मटर के पौधों के साथ कुछ ऐसे प्रयोग कर रहा था जो जीव विज्ञान को हमेशा के लिए बदलने वाले थे। और इस कहानी के नायक हैं ग्रीगोर मेंडल। दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने 7 साल 1856 से 1863 तक बगीचे के मटर के पौधों पर प्रयोग किए। लेकिन इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि उन्होंने पहली बार जीव विज्ञान की पहेलियों को सुलझाने के लिए गणित का इस्तेमाल किया, सांख्यिकी का। एकदम उस समय के लिए ये एक बहुत ही क्रांतिकारी विचार था। क्यों? क्योंकि उस समय में जीव विज्ञान ज्यादातर अवलोकन और वर्गीकरण पर आधारित था। किसी ने सोचा भी नहीं था कि प्रकृति के नियमों को नंबरों में बांधा जा सकता है। अच्छा। और मेंडल का मटर के पौधे को चुनना भी वो उनकी बुद्धिमत्ता को दिखाता है। उन्होंने कोई जटिल पौधा नहीं चुना, बल्कि एक ऐसा पौधा चुना जिसके लक्षण बहुत साफ और स्पष्ट थे। साफ और स्पष्ट से क्या मतलब है? क्या उनमें कोई खासियत थी? खासियत ये थी कि लक्षण जोड़े में आते थे और उनमें कोई बीच की स्थिति नहीं होती थी। बीच की स्थिति नहीं होती थी? जैसे उन्होंने तने की ऊंचाई का लक्षण चुना जी। तो पौधा या तो लंबा होता था या बौना। अच्छा। बीज की ऊंचाई का कोई पौधा नहीं था। इसी तरह बीज का आकार या तो गोल था या झुर्रीदार। और फूल का रंग? या तो बैंगनी था या सफेद। कोई हल्का बैंगनी या मटमैला सफेद रंग नहीं। अच्छा, तो मतलब हर लक्षण के 2 ही रूप थे, हाँ या नहीं की तरह? बिल्कुल। इससे तो आंकड़ों का हिसाब रखना बहुत आसान हो गया होगा। कोई भ्रम की गुंजाइश ही नहीं। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। यही उनके काम की नींव बनी। उन्होंने ऐसे 7 अलग अलग लक्षणों को चुना और फिर शुरू हुआ उनका ऐतिहासिक प्रयोग। और यहीं से कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आता है ना। मेंडल ने एक शुद्ध लंबे पौधे का परागण एक शुद्ध बौने पौधे से कराया। अब कोई भी आम इंसान सोचेगा कि शायद बीच की ऊंचाई वाले पौधे उगेंगे। हाँ, एक तरह का मिश्रण होने की उम्मीद की जा सकती थी। पर जो हुआ उसने मेंडल को भी चौंकाया होगा। क्या हुआ? पहली पीढ़ी में, जिसे F1 पीढ़ी कहते हैं, उगने वाले सारे के सारे पौधे लंबे थे। सारे? एक भी बौना पौधा नहीं। ऐसा लगा जैसे बौनापन पूरी तरह से गायब ही हो गया हो, भाप बनकर उड़ गया हो। एक मिनट रुकिए, ये तो अजीब बात है। मतलब बौने पौधे का कोई असर ही नहीं हुआ? क्या लंबेपन वाले गुण ने बौनेपन को मिटा दिया? यही तो वो रहस्य था जिसे वो सुलझाना चाहती थी। तो मेंडल ने जरूर सोचा होगा कि आखिर वो बौनापन रहा कहाँ। और इस रहस्य से पर्दा उठा उनके अगले कदम से। उन्होंने F1 पीढ़ी में उगे इन लंबे पौधों को आपस में ही परागण करने दिया, जिसे स्वपरागण कहते हैं। अच्छा। और जब दूसरी पीढ़ी यानी F2 के बीज उगे तो असली जादू सामने आया। क्या हुआ F2 में? बौने पौधे वापस आ गए। सच में? हाँ, जो लक्षण पहली पीढ़ी में पूरी तरह छिपा हुआ था वो दूसरी पीढ़ी में फिर से प्रकट हो गया। वो कहीं गया नहीं था, बस छिपा हुआ था। वाह, मतलब लक्षण छिप सकते हैं पर खत्म नहीं होते। ये तो किसी जासूसी कहानी जैसा लग रहा है तो। लेकिन क्या ये बौने पौधे यूं ही कहीं भी उगाए, या इसमें भी कोई पैटर्न था? एक बिल्कुल सटीक पैटर्न था, और यहीं पर मेंडल का गणितीय दिमाग काम आया। उन्होंने हजारों पौधों को गिना और पाया कि F2 पीढ़ी में हर 3 लंबे पौधों के लिए ठीक एक बौना पौधा था। 3 के लिए 1? हाँ, यानी 3.1 का एक पक्का अनुपात। ये कोई संयोग नहीं हो सकता था। प्रकृति एक नियम का पालन कर रही थी। 3.1 का अनुपात, ये तो बहुत खास बात है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई चीज है जो माता पिता से बच्चों में जा रही है, भले ही वो उस पीढ़ी में दिखाई ना दे। एकदम सही।
मेंडल ने उस चीज को कारक यानी फैक्टर नाम दिया। कारक? हाँ, आज हम जानते हैं कि वो कारक असल में जीन है। उन्होंने कहा कि हर लक्षण को नियंत्रित करने के लिए ऐसे कारकों की एक जोड़ी होती है, एक माँ से मिलती है और एक पिता से। और इन कारकों के अलग-अलग रूपों को उन्हें युग्म विकल्पी या एलील कहा जाता है। युग्म विकल्पी, ठीक है, इसे थोड़ा आसान करते हैं। तो पौधे की ऊंचाई के लिए एक लंबा वाला एलील है और एक बौना वाला एलील। बिल्कुल। और मेंडल ने ये पता लगाया कि जब ये दोनों एलील एक साथ मौजूद होते हैं तो उनमें से एक अपना असर दिखाता है और दूसरे का असर छिप जाता है। जो असर दिखाता है वो प्रभावी यानी डोमिनेंट कहलाता है और जो छिप जाता है वो अप्रभावी यानी रिसेसिव कहलाता है। तो लंबेपन वाला एलील प्रभावी था। हाँ, लंबेपन वाला एलील, जिसे हम कैपिटल टी कह सकते हैं, बौनेपन वाले एलील स्मॉल टी पर प्रभावी था। अच्छा, तो F1 पीढ़ी के सभी पौधे लंबे इसीलिए थे क्योंकि उन सब में एक टी और एक टी एलील था और टी ने अपना रंग दिखाया। बिल्कुल। तो फिर बौना पौधा कैसे बना F2 में? बौना पौधा तभी बन सकता है जब उसे अपने दोनों माता पिता से बौनेपन वाला यानी टी एलील ही मिले, यानी उसकी जोड़ी टी हो। अच्छा, यहाँ पर जीनोटाइप और फिनोटाइप का फर्क समझना जरूरी है। हाँ, ये शब्द अक्सर सुनने में आते हैं। इसे ऐसे समझिए, जीनोटाइप किसी किताब में लिखी हुई रेसिपी की तरह है। रेसिपी? हाँ, ये पौधे की असली आनुवंशिक बनावट है, जैसे टीटी या टीटी। और फिनोटाइप उस रेसिपी से बना हुआ असली पकवान है जो हमें बाहर से दिखता है। यानी लंबा या बौना पौधा? सही। तो दो अलग अलग रेसिपी, मतलब टीटी और टीटी, एक ही जैसा दिखने वाला पकवान यानी लंबा पौधा बना सकती हैं। ये तो बहुत बढ़िया तरीका है समझने का। तो इस 3.1 के अनुपात और इन छिपे हुए लक्षणों के आधार पर मेंडल ने कुछ नियम बनाए होंगे। हाँ, उन्होंने 2 महान नियम दिए जो आनुवंशिकी की नींव है। पहला नियम तो F1 पीढ़ी के नतीजों से ही साफ हो जाता है, जिसे हम प्रभाविता का नियम, लॉ ऑफ डोमिनेंस कहते हैं। मतलब ये कि जब दो अलग अलग एलील साथ हों तो एक बॉस की तरह काम करता है और दूसरा चुपचाप बैठा रहता है। बिल्कुल। प्रभावी एलील की मौजूदगी में अप्रभावी एलील खुद को व्यक्त नहीं कर पाता। ठीक है। लेकिन दूसरा नियम वो इससे भी ज्यादा गहरा और महत्वपूर्ण है। वो इस सवाल का जवाब देता है कि छिपा हुआ बौनापन F2 पीढ़ी में वापस कैसे आया। अच्छा, तो वो नियम क्या है? वो है विसंयोजन का नियम, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। विसंयोजन सुनने में थोड़ा भारी लगता है, पर इसका मतलब बहुत सरल है। इसका मतलब है कि एलील आपस में कभी घुलते मिलते नहीं हैं, जैसे तेल और पानी। ओके। F1 पीढ़ी के पौधे टीटी में लंबापन टी और बौनापन टी वाले एलील साथ साथ रहते तो हैं, पर अपनी पहचान बनाए रखते हैं। और फिर क्या होता है? जब वो पौधा अपने युग्मक यानी प्रजनन कोशिकाएं बनाता है, गैमीट्स? हाँ, गैमीट्स, तब ये जोड़ी टूट जाती है। दोनों एलील एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। आधे युग्मकों में टी एलील जाता है और बाकी आधे में टी एलील। 50-50? बिल्कुल। इसे ऐसे सोचिए कि पौधे के पास 2 कार्ड हैं, एक लंबा और एक बौना। जब वो अगली पीढ़ी के लिए बीज बनाता है तो हर बीज में या तो लंबा वाला कार्ड डालता है या बौना वाला, पर कभी दोनों नहीं। समझ गया। तो F2 पीढ़ी में जब 2 ऐसे F1 पौधों का मिलन हुआ तो ऐसा हो सकता था कि एक टी युग्मक दूसरे टी युग्मक से मिल जाए और टीटी वाला बौना पौधा फिर से बन जाए। ये तो सच में कमाल है। मेंडल ने बिना किसी माइक्रोस्कोप या डीएनए की जानकारी के सिर्फ पौधों को गिनकर ये सब पता लगा लिया। यही उनकी प्रतिभा का सबसे बड़ा प्रमाण है। उन्होंने प्रकृति के छिपे हुए गणित को उजागर कर दिया। लेकिन प्रकृति बहुत जटिल है। क्या ये सीधे साधे नियम हमेशा हर जीव में हर लक्षण के लिए लागू होते हैं? मुझे शक है कि मामला हमेशा इतना सरल रहता होगा। आपका शक बिल्कुल जायज है। मेंडल के बाद जब वैज्ञानिकों ने दूसरे पौधों और जीवों पर ऐसे ही प्रयोग किए तो उन्हें कुछ बहुत ही दिलचस्प नतीजे मिले, जहां ये नियम थोड़े बदलते हुए नजर आए। जैसे कि? इसका एक क्लासिक उदाहरण है अपूर्ण प्रभाविता, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। श्वान पुष्प या स्नैपड्रैगन नाम का एक पौधा होता है। जब उसके एक शुद्ध लाल फूल आरआर वाले पौधे का संकरण एक शुद्ध सफेद फूल आरआर वाले पौधे से कराया गया, तो मेंडल के नियम के हिसाब से F1 पीढ़ी में या तो सारे फूल लाल होने चाहिए थे बिल्कुल, या सारे सफेद। इस पर निर्भर करता है कि कौन सा रंग प्रभावी है। सही सोचा, पर ऐसा हुआ नहीं।
F1 पीढ़ी में उगने वाले सारे फूल गुलाबी रंग के थे। गुलाबी, हाँ, न लाल न सफेद, बल्कि दोनों का मिश्रण। यहाँ कोई भी अलील दूसरे पर पूरी तरह हावी नहीं हो पाया। दोनों ने मिलकर एक तीसरा नया रंग बना दिया। मतलब यहाँ कोई बॉस अलील नहीं था, दोनों ने समझौता कर लिया। ये तो वंशागति का एक बिल्कुल अलग ही रूप है। बिल्कुल। और जब इन गुलाबी फूलों आरआर का स्वपरागण कराया गया तो F2 पीढ़ी में लाल, गुलाबी और सफेद तीनों तरह के फूल 1:2:1 के अनुपात में वापस आ गए। अच्छा, 3.1 नहीं, हाँ। 1:2:1। हाँ, ये मेंडल के अनुपात से अलग था, क्योंकि यहाँ जीनोटाइप और फिनोटाइप का अनुपात एक ही था। तो क्या ऐसी भी कोई स्थिति है जहां लक्षण मिक्स होने के बजाय दोनों एक साथ अपनी अपनी जगह पर दिखाई दें? जैसे किसी कपड़े पर लाल और सफेद धब्बे हों, गुलाबी रंग बनने की बजाय। क्या बेहतरीन सवाल पूछा है। हाँ, ऐसी स्थिति भी होती है और उसे सहप्रभाविता, कोडोमिनेंस कहते हैं। सहप्रभाविता। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण हम इंसानों में ही मौजूद है, हमारा ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम। अच्छा, हमारे ब्लड ग्रुप, ये तो रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा है। ये कैसे काम करता है? हमारे ABO ब्लड ग्रुप को एक जीन नियंत्रित करता है, जिसे आई जीन कहते हैं। दिलचस्प बात यह है कि इस जीन के 2 नहीं बल्कि 3 एलील होते हैं। 3 एलील? लेकिन किसी एक इंसान में तो कोई 2 ही हो सकते हैं, एक माँ से और एक पिता से, है ना? एकदम सही। अब देखिए, IA और IB, ये दोनों एलील I पर प्रभावी हैं। ओके। यानी अगर किसी का जीनोटाइप IAI है तो उसका ब्लड ग्रुप A होगा, और अगर IBI है तो ब्लड ग्रुप B होगा। आई एलील बेचारा अप्रभावी है। वो तभी दिखेगा जब दोनों I हों। हाँ, वो तभी अपना असर ब्लड ग्रुप दिखा पाता है जब जोड़ी II हो। तो फिर AB ब्लड ग्रुप कहाँ से आया? यहीं पर सहप्रभाविता का सबसे सुंदर उदाहरण छुपा है। जब किसी व्यक्ति में IA और IB अलील एक साथ आते हैं तो कोई एक दूसरे को दबाता नहीं है। अच्छा। ना ही वो मिलकर कोई नया तीसरा रूप बनाते हैं। दोनों अपनी अपनी पहचान के साथ खुद को बराबर व्यक्त करते हैं। बराबर मतलब? IA एलील हमारी लाल रक्त कोशिकाओं पर A प्रकार की शर्करा बनाता है और IB एलील B प्रकार की शर्करा बनाता है। नतीजा, उस व्यक्ति की कोशिकाओं पर A और B दोनों शर्करा मौजूद होती हैं। और उसका ब्लड ग्रुप AB होता है? बिल्कुल। ये तो कमाल है। इसका मतलब AB ब्लड ग्रुप वाले लोग आनुवंशिक रूप से A और B दोनों हैं? और शायद यही वजह है कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन में ब्लड ग्रुप का मिलान इतना जरूरी है। AB ब्लड ग्रुप को यूनिवर्सल रेसिपिएंट कहते हैं ना? हाँ, सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता। क्योंकि उसकी कोशिकाओं A और B दोनों को पहचानती हैं। तो कोई भी खून विदेशी नहीं लगता। ये सिर्फ एक किताबी कॉन्सेप्ट नहीं, बल्कि आधुनिक चिकित्सा का एक आधार है। आपने इसे बिल्कुल सही तरीके से जीवन से जोड़ा है। सहप्रभाविता का ये सिद्धांत हर दिन अस्पतालों में जाने बचाता है। तो मेंडल के मटर के शांत बगीचे से शुरू हुई कहानी मानव रक्त की जटिल प्रणाली तक पहुंच गई। ये दिखाता है कि जीवन की इस विशाल विविधता के पीछे नियमों का एक सुंदर और व्यवस्थित ढांचा काम कर रहा है। भले ही उन नियमों में कभी-कभी ऐसे दिलचस्प मोड़ भी आते हों। और जाते जाते एक और विचार मन में आता है जो इस पूरी कहानी को और भी जटिल और आकर्षक बना देता है। बताइए। हमने अब तक यही बात की कि एक जीन एक लक्षण को नियंत्रित करता है, जैसे फूल का रंग या बीज का आकार। हाँ। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि एक अकेला जीन एक से ज्यादा लक्षणों पर असर डाले? एक जीन और कई काम? ये कैसे मुमकिन है? जैसे कोई एक स्विच हो जो पंखा भी चला दे और लाइट भी जला दे। आपकी उपमा एकदम सटीक है, और इसका उदाहरण भी मेंडल के मटर के पौधे में ही छिपा है। अच्छा। एक जीन है जो बीज में स्टार्च यानी मंड के कणों के आकार को नियंत्रित करता है। ओके, स्टार्च के कणों का आकार। मान लीजिए इसके 2 एलील हैं, बड़ा भी और छोटा भी। अगर जीनोटाइप BB है तो स्टार्च के कण बड़े बनते हैं और बीज का आकार गोल होता है। ठीक है। अगर जीनोटाइप BB है तो स्टार्च के कण छोटे बनते हैं और बीज झुर्रीदार हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक तो सीधा है। B गोल आकार के लिए प्रभावी है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि BB वाले बीज भी गोल ही होते हैं। बीज के आकार के लिए आपका कहना 100% सही है। वहाँ प्रभाविता का नियम काम कर रहा है। लेकिन अगर हम स्टार्च कणों के आकार को एक अलग लक्षण माने तो BB जीनोटाइप वाले बीजों में जो स्टार्च कण बनते हैं वे ना तो बड़े होते हैं और ना छोटे, तो फिर बल्कि मंझोले आकार के होते हैं। अरे वाह! तो एक ही जीन बीज के आकार के लक्षण के लिए प्रभाविता का नियम दिखा रहा है और स्टार्च कण के आकार के लक्षण के लिए
अपूर्ण प्रभाविता का नियम दिखा रहा है। एक ही जीन, दो अलग-अलग नियम, एक ही समय पर। बिल्कुल, ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हमारे अपने शरीर में न जाने कितने ऐसे गुण होंगे जो बाहर से देखने में बिल्कुल अलग-अलग लगते हों। जैसे शायद हमारी आंखों का रंग और किसी एंजाइम को बनाने की हमारी क्षमता, पर अंदर से वो किसी एक ही मास्टर आनुवंशिक निर्देश से जुड़े हों। हम अभी भी अपनी ही रेसिपी बुक के पन्ने पलट रहे हैं। नमस्कार। आज हम जीवन की रूपरेखा यानी ब्लूप्रिंट की बात करने वाले हैं। वो नियम, वो सिद्धांत जिनसे तय होता है कि कैसे माता-पिता के गुण बच्चों में जाते हैं। मतलब क्यों किसी की आंखें मां पर जाती हैं और किसी का गुस्सा पिता पर। और इसके लिए हमारे पास जो सामग्री है वो हमें 1 सदी से भी ज्यादा पीछे ले जाएगी। कहानी एक शांत बगीचे में लगे मटर के पौधों से शुरू होगी और हमारी अपनी कोशिकाओं के अंदर मौजूद एक बेहद जटिल दुनिया यानी क्रोमोसोम तक पहुंचेगी। तो हमारा मिशन साफ है। हम ग्रेगर मेंडल नाम का एक साधु के काम से शुरू करेंगे और समझेंगे कि उनके नियम क्या थे। फिर हम ये देखेंगे कि कैसे 35 साल तक गुमनाम रहने के बाद उनके काम को विज्ञान की दुनिया ने फिर से खोजा और कैसे कोशिका के अंदर चल रही घटनाओं से उसे जोड़ा गया। और फिर कहानी में एक मोड़ भी आएगा। हम ये भी देखेंगे कि क्यों कुछ गुण इन सीधे साधे नियमों का पालन नहीं करते। और अंत में हम लिंग निर्धारण के कुछ बेहद अजीब और दिलचस्प तरीकों पर भी नजर डालेंगे, इंसानों से लेकर मधुमक्खियों तक। ये एक साधारण बगीचे से हमारे अंदर के जटिल कोड तक का एक रोमांचक सफर है। चलिए तो फिर इस सफर की शुरुआत करते हैं मेंडल और उनके मशहूर मटर के पौधों से। उन्होंने एक प्रयोग किया था जिसमें उन्होंने एक साथ 2 गुणों पर नजर रखी। बीज का आकार जो या तो गोल था या झुर्रीदार, और बीज का रंग जो पीला था या हरा। तो उन्होंने क्या किया और उन्हें क्या मिला? ये एक बहुत ही शानदार और व्यवस्थित प्रयोग था। उन्होंने शुद्ध नस्ल वाले पौधों से शुरुआत की। एक पौधा था जिसके बीज गोल और पीले थे, जिसे हम जेनेटिक भाषा में कैपिटल RYY कह सकते हैं। और दूसरा पौधा था जिसके बीज झुर्रीदार और हरे थे, यानी स्मॉल RYY। अच्छा। जब इन दोनों को क्रॉस कराया गया तो पहली पीढ़ी, जिसे F1 कहते हैं, में पैदा हुए सभी पौधों के बीज गोल और पीले थे। अच्छा, तो इसका मतलब है कि गोल आकार झुर्रीदार पर हावी हो गया और पीला रंग हरे रंग पर। बिल्कुल, ये तो उनके प्रभाविता के नियम यानी लॉ ऑफ डोमिनेंस को ही पक्का करता है, जिसके बारे में हम पहले भी सुन चुके हैं। बिल्कुल, लेकिन असली जादू, असली रहस्य तो अगली पीढ़ी में सामने आया, जब इन F1 पीढ़ी के पौधों का, जिनका जेनेटिक कोड अब RRYY था, आपस में ही परागण होने दिया गया। मतलब सेल्फ पॉलिनेशन। तो अगली पीढ़ी में क्या हुआ? क्या सिर्फ 2 ही तरह के पौधे मिले जैसे शुरुआत में थे, मतलब गोल पीले और झुर्रीदार हरे, या फिर कुछ नया देखने को मिला? यहीं पर मेंडल की खोज ने जीव विज्ञान की दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। उन्हें सिर्फ 2 नहीं बल्कि 4 तरह के संयोजन मिले। कुछ बीज गोल और पीले थे, कुछ गोल और हरे, कुछ झुर्रीदार और पीले, और कुछ झुर्रीदार और हरे थे। लेकिन क्या ये सब यूं ही बेतरतीब ढंग से हुआ, या इसमें भी कोई पैटर्न था? एक बहुत ही सटीक गणितीय पैटर्न था। हर 16 बीजों में से औसतन 9 गोल पीले, 3 गोल हरे, 3 झुर्रीदार पीले और सिर्फ 1 झुर्रीदार हरा होता था। ये मशहूर 9.3.3.1 का अनुपात है। 9.3.3.1 ये अनुपात सिर्फ नंबर नहीं था, ये एक तरह का कोड था, है ना? पहली बार किसी ने जीवन की इस उलझी हुई पहेली में एक सटीक गणितीय पैटर्न खोज निकाला था। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये इस बात का सबूत था कि वंशानुगति कोई रहस्यमय मिश्रण नहीं है जहां गुण आपस में घुल मिल जाते हैं। ये नियमों पर आधारित एक सिस्टम है। इसी परिमाण से मेंडल ने अपना दूसरा बड़ा नियम दिया, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। स्वतंत्र अपव्यूहन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। मतलब अगर मैं इसे सरल भाषा में समझने की कोशिश करूं तो क्या इसका मतलब यह है कि सिर्फ इसलिए कि बीज का रंग पीला है, ये जरूरी नहीं कि उसका आकार गोल ही हो? ये दोनों चीजें अपनी अपनी मर्जी से चलती हैं, एक दूसरे से बंधी हुई नहीं है। एकदम सही। बीज के आकार का अगली पीढ़ी में जाना बीज के रंग से पूरी तरह आजाद है। ये गुण एक दूसरे से चिपक कर नहीं रहते, बल्कि युग्मक यानी गैमीट बनते समय स्वतंत्र रूप से अलग होकर अपना रास्ता चुनते हैं। ये सोचना ही हैरान करता है कि मेंडल ने ये सब 1865 में ही पता लगा लिया था।
लेकिन जैसा कि हमारे स्रोत बताते हैं, उनके काम को लगभग 35 साल तक किसी ने नहीं पहचाना। वो लगभग गुमनाम ही रहा। ऐसा क्यों? इसके कई कारण थे। एक तो उस जमाने में आज की तरह इंटरनेट या तेज संचार नहीं था, तो उनका काम ज्यादा लोगों तक पहुंचा ही नहीं। दूसरा, उनका कारक का विचार, जिसे हम आज जीन कहते हैं, उस समय के वैज्ञानिकों को बहुत अजीब लगा। वो मानते थे कि गुण बस आपस में घुल मिल जाते हैं, जबकि मेंडल कह रहे थे कि अलग अलग इकाइयों में आगे बढ़ते हैं। और शायद सबसे बड़ी बात ये थी कि उन्होंने जीव विज्ञान में गणित का इस्तेमाल किया था। मैं कल्पना कर सकता हूं, उस समय के जीव विज्ञानी तो बस चीजों को देखकर उनका वर्णन करते थे, और यहां कोई आकर कह रहा है कि अदृश्य कारक हैं और उन्हें गणित से गिना जा सकता है। ये तो उनके लिए जादू टोने जैसा रहा होगा। बिल्कुल। जीव विज्ञान में गणित का इस्तेमाल करना उस समय लगभग अस्वीकार्य था। और आखिर में वो इन कारकों का कोई भौतिक सबूत नहीं दे सके। वो ये नहीं बता सके कि कोशिका के अंदर ये कारक आखिर हैं क्या और कहाँ रहते हैं। तो मेंडल ने एक तरह से अपराध का पैटर्न तो बता दिया था, लेकिन वो अपराधी को पकड़ नहीं पाए थे। 35 साल तक ये केस ठंडा पड़ा रहा। फिर अचानक क्या हुआ? फिर साल 1900 में सीन में एक नया हथियार आया, एक बेहतर और शक्तिशाली माइक्रोस्कोप। और 3 अलग-अलग वैज्ञानिकों की टीम, डी व्रीज, कॉरेंस और वॉन शेरमार्क ने स्वतंत्र रूप से काम करते हुए मेंडल जैसे ही नतीजे पाए। और तभी उन्हें मेंडल के पुराने काम के बारे में पता चला। तो अब वैज्ञानिक कोशिका के अंदर बेहतर तरीके से झांक सकते थे। हाँ, और वॉल्टर सटन और थियोडोर बोवेरी जैसे वैज्ञानिकों ने कोशिका विभाजन, खासकर अर्धसूत्रण या मियोसिस को बहुत ध्यान से देखा। उन्होंने कोशिका के केंद्रक में धागे जैसी कुछ संरचनाएं देखी, जिन्हें क्रोमोसोम नाम दिया गया। और उन्होंने पाया कि इन क्रोमोसोम का व्यवहार हूबहू वैसा ही है जैसा मेंडल ने अपने कारकों के लिए बताया था। अपराधी मिल गया था। ये तो किसी जासूसी कहानी के क्लाइमैक्स जैसा लगता है। क्या समानताएं थी क्रोमोसोम और मेंडल के कारकों के बीच? उन्होंने देखा कि क्रोमोसोम भी जोड़ों में होते हैं, ठीक मेंडल के कारकों की तरह। युग्मक बनाते समय ये जोड़े अलग हो जाते हैं ताकि हर युग्मक में जोड़े का सिर्फ एक सदस्य जाए। ये मेंडल के पहले नियम जैसा था। और सबसे बड़ी बात, अलग-अलग क्रोमोसोम के जोड़े एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से व्यवहार करते हैं, ठीक मेंडल के स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम की तरह। तो मतलब मेंडल के नियम जो हवा में लग रहे थे, उन्हें अब एक भौतिक आधार मिल गया। ये कारक असल में क्रोमोसोम पर सवार थे। बिल्कुल। इसी समानता ने वंशागति के क्रोमोसोम सिद्धांत को जन्म दिया। यह सिद्धांत कहता है कि जीन क्रोमोसोम पर स्थित होते हैं। यह मेंडल के अमूर्त विचारों और कोशिका की असल दुनिया के बीच का पुल था। ठीक है, तो मेंडल के नियम बहुत साफ सुथरे लगते हैं, लेकिन जीव विज्ञान में नियम अक्सर टूटने के लिए ही बनते हैं, है ना? क्या हमेशा सब कुछ इतनी आसानी से अलग हो जाता है? मुझे यकीन है कि कहानी में कोई मोड़ जरूर होगा। और वो मोड़ लेकर आए थॉमस हंट मॉर्गन और उनकी लाखों फल मक्खियां, यानी ड्रोसोफिला। मॉर्गन के काम ने इस कहानी में एक बहुत जरूरी और दिलचस्प परत जोड़ी। उन्होंने पाया कि स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम हमेशा लागू नहीं होता। अच्छा, कब लागू नहीं होता? जब 2 जीन एक ही क्रोमोसोम पर स्थित होते हैं। इसे ऐसे सोचिए, मेंडल के गुण अलग अलग गाड़ियों में सफर कर रहे थे तो वे कहीं भी जा सकते थे, लेकिन मॉर्गन ने पाया कि कुछ गुण एक ही गाड़ी में एक ही सीट पर बैठे हैं। जाहिर है, अगर 2 जीन एक ही क्रोमोसोम गाड़ी पर हैं तो वे ज्यादातर एक ही जगह पहुंचेंगे। इसी को सहलग्नता या लिंकेज कहते हैं। रुकिए, तो इसका मतलब मेंडल एक तरह से भाग्यशाली थे कि उन्होंने मटर के जो 7 गुण चुने, वे सब या तो अलग-अलग क्रोमोसोम पर थे या एक ही क्रोमोसोम पर बहुत दूर-दूर थे। अगर उन्होंने 2 लिंक्ड गुण चुन लिए होते तो शायद हम आज मेंडल के नियमों के बारे में बात ही नहीं कर रहे होते। ये एक बेहतरीन सवाल है और बहुत हद तक सही भी है। मेंडल की किस्मत ने उनका साथ दिया। मॉर्गन ने जब ड्रोसोफिला में पीले शरीर और सफेद आंखों वाली मक्खी का क्रॉस भूरे शरीर और लाल आंखों वाली मक्खी से करवाया, तो उन्हें F2 पीढ़ी में 9.3.3.1 का अनुपात नहीं मिला। परिणाम बहुत अलग थे। कितने अलग? जनक संयोजन, यानी पीले शरीर सफेद आंखें और भूरे शरीर लाल आंखें वाली मक्खियों की संख्या उम्मीद से बहुत ज्यादा थी। सही। इससे यह साबित हुआ कि शरीर का रंग और आंखों का रंग तय करने वाले जीन
एक ही क्रोमोसोम पर थे और एक साथ ही अगली पीढ़ी में जा रहे थे। लेकिन स्रोत ये भी कहते हैं कि कुछ गैरजनक संयोजन भी बने थे, भले ही कम संख्या में। ऐसा कैसे हुआ अगर जीन आपस में कस के जुड़े हुए थे? मतलब अगर वो एक ही गाड़ी में थे तो कुछ यात्री अलग कैसे हो गए? यह मॉर्गन की खोज का अगला शानदार हिस्सा था। उन्होंने इस घटना को पुनर्योजन या रिकॉम्बिनेशन नाम दिया। कल्पना कीजिए कि दो क्रोमोसोम डांस कर रहे हैं। रिकॉम्बिनेशन का मतलब है कि डांस के बीच में वे अपने कुछ डांस मूव्स एक दूसरे से बदल लेते हैं। अर्धसूत्रण के दौरान एक ही क्रोमोसोम के जोड़े अपने कुछ हिस्सों की अदला बदली कर सकते हैं। इसी अदला बदली से नए संयोजन बनते हैं जो पहले मौजूद नहीं थे। और क्या ये अदला बदली हमेशा एक जैसी होती है? नए मॉर्गन ने पाया कि एक ही क्रोमोसोम पर जीन जितनी दूर होते हैं, उनके बीच इस अदला बदली यानी पुनर्योजन की संभावना उतनी ही ज्यादा होती है, और जो जीन बहुत पास होते हैं वे बहुत मजबूती से जुड़े रहते हैं और उनमें पुनर्योजन की संभावना बहुत कम होती है। वाह। और इसी जानकारी से उनके एक छात्र एल्फ्रेड स्टर्टिवेंट ने एक कमाल का काम कर दिया ना? हाँ, स्टर्टिवेंट ने सोचा अगर पुनर्योजन की दर दूरी पर निर्भर करती है तो क्यों ना हम इस दर का इस्तेमाल जीनों के बीच की दूरी मापने के लिए करें, और उन्होंने यही किया। उन्होंने पुनर्योजन की आवृत्ति को पैमाना बनाकर क्रोमोसोम पर जीनों का नक्शा तैयार कर दिया, जिसे आज हम जीन मैपिंग कहते हैं। ये आनुवंशिकी में एक क्रांतिकारी कदम था। ये अद्भुत है। अब तक हमने उन गुणों की बात की जो बहुत स्पष्ट श्रेणियों में आते हैं, बैंगनी या सफेद, गोल या झुर्रीदार। लेकिन हमारे आसपास ज्यादातर गुण ऐसे नहीं होते हैं, जैसे इंसानों की लंबाई या त्वचा का रंग। ये तो मेंडल के नियमों में फिट नहीं होते। सही कहा। ये एक अलग तरह के वंशागति का उदाहरण है, जिसे बहुजीनी वंशागति या पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस कहते हैं। नाम से ही जाहिर है, इसमें किसी एक गुण को एक जीन नहीं बल्कि कई जीन मिलकर नियंत्रित करते हैं। और इसमें सिर्फ जीन ही नहीं बल्कि पर्यावरण का भी बहुत बड़ा हाथ होता है। तो चा के रंग का उदाहरण इसे अच्छी तरह समझा सकता है। हाँ, स्रोत के अनुसार मान लीजिए कि इंसानी त्वचा के रंग को 3 जीन A, B और C नियंत्रित करते हैं। इनके प्रभावी रूप यानी कैपिटल A, B, C त्वचा के रंग को गहरा करने में योगदान देते हैं। तो जिस व्यक्ति का जीनोटाइप ABBC होगा, उसकी त्वचा का रंग सबसे गहरा होगा, और जिसका AABBCC होगा, उसका रंग सबसे हल्का होगा। और जिनके जीनोटाइप में इन दोनों का मिश्रण होगा, उनका रंग इन दोनों के बीच का होगा। दिलचस्प है। चलिए अब एक और आकर्षक विषय पर आते हैं, लिंग निर्धारण। हमारे स्रोत बताते हैं कि ये हर जीव में एक जैसा नहीं होता। ये वाकई में बहुत ही विविध और हैरान करने वाला है। इंसानों और ड्रोसोफिला जैसी फल मक्खियों में XY प्रणाली होती है। इसमें मादा के पास 2 एक जैसे लिंग क्रोमोसोम होते हैं XX, और नर के पास 2 अलग-अलग XY। इसका मतलब है कि संतान का लिंग नर पर निर्भर करता है, क्योंकि मादा तो हमेशा अपने अंडे में X क्रोमोसोम ही देगी। एकदम सही। नर 2 तरह के शुक्राणु बनाता है, आधे में X क्रोमोसोम होता है और आधे में Y। अगर X वाला शुक्राणु अंडे से मिलता है तो XX यानी मादा बनती है, और अगर Y वाला शुक्राणु मिलता है तो XY यानी नर बनता है। स्रोत में इस वैज्ञानिक तथ्य से जुड़ा एक सामाजिक पहलू भी उठाया गया है, जो बहुत जरूरी है। हाँ, और ये जानना बहुत जरूरी है। स्रोत स्पष्ट रूप से बताते हैं कि वैज्ञानिक रूप से बच्चे का लिंग पूरी तरह से पिता के शुक्राणु से तय होता है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे समाज में आज भी अक्सर लड़कियों के जन्म के लिए माताओं को दोषी ठहराया जाता है, जबकि प्रायिकता हमेशा 50-50 रहती है, और ये पूरी तरह से नर के युग्मक पर निर्भर करता है। तो क्या ये XY सिस्टम हर जगह काम करता है? पक्षियों में कैसा होता है? पक्षियों में कहानी उल्टी है। वहां ZW प्रणाली होती है। यहाँ नर के पास 2 समान लिंग क्रोमोसोम ZZ होते हैं और मादा के पास 2 अलग ZW होते हैं। तो पक्षियों में मादा ये तय करती है कि संतान नर होगी या मादा, क्योंकि वो 2 तरह के अंडे बनाती है, Z वाले और W वाले। और अब आते हैं सबसे अजीब मामले पर, मधुमक्खियां। उनका सिस्टम तो इन सबसे अलग है। पर इसका मतलब बहुत दिलचस्प है। मादा मधुमक्खियां यानी रानी और श्रमिक निषेचित अंडे से बनती हैं, इसलिए वे द्विगुणित होती हैं, मतलब उनमें क्रोमोसोम के 32 जोड़े होते हैं। और नर, जिन्हें ड्रोन कहते हैं,
नर ड्रोन अनिषेचित अंडे से पैदा होते हैं। मतलब एक ऐसा अंडा जिसे किसी शुक्राणु ने निषेचित नहीं किया, इसलिए वे अगुणित होते हैं। उनमें सिर्फ 16 क्रोमोसोम होते हैं। एक मिनट, अनिषेचित अंडे से? इसका मतलब नर ड्रोन का कोई पिता नहीं होता? ये तो किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है। तो मतलब उसकी फैमिली ट्री में एक पूरी ब्रांच ही गायब है? हाँ बिल्कुल, ड्रोन का कोई पिता नहीं होता, लेकिन क्योंकि वो अपनी माँ रानी से पैदा हुआ है, जो खुद एक पिता और माँ से पैदा हुई थी, इसलिए ड्रोन का एक नाना जरूर होता है। ये प्रकृति का सबसे अजीब फैमिली ड्रामा है। वाह! तो एक बगीचे में मटर के पौधों से लेकर हमारी अपनी कोशिकाओं के अंदर के क्रोमोसोम तक और फिर मधुमक्खियों के अजीब परिवार तक, हमने देखा कि कैसे कुछ बुनियादी नियम जीवन की इस विशाल विविधता को नियंत्रित करते हैं। बिल्कुल। और सबसे खास बात यह है कि कैसे ये सरल सिद्धांत मिलकर इतनी जटिल संरचनाएं और प्रक्रियाएं बनाते हैं। हमारी चर्चा के स्रोतों में एक और दिलचस्प अवधारणा का जिक्र था, जिस पर हमने ज्यादा बात नहीं की। वो है बहुप्रभाविता या प्लियोट्रोपी। प्लियोट्रोपी, ये बहुजीनी वंशागति का उल्टा लगता है। सही समझे। जहां बहुजीनी में कई जीन मिलकर एक गुण को नियंत्रित करते हैं, वहीं बहुप्रभाविता में एक अकेला जीन कई अलग-अलग असंबद्ध लगने वाले गुणों को प्रभावित कर सकता है। एक जीन और असर कई। इसका कोई उदाहरण है? हाँ, स्रोत में फेनिलकीटोन में या PKU नाम की एक आनुवांशिक बीमारी का उदाहरण दिया गया है। ये बीमारी सिर्फ एक जीन में खराबी के कारण होती है, लेकिन इस एक जीन की खराबी से कई अलग-अलग लक्षण पैदा होते हैं, जैसे मानसिक मंदता, शरीर पर बालों का कम होना और त्वचा के रंग में बदलाव। एक जीन और उसके प्रभाव शरीर के अलग-अलग सिस्टम पर। ये वाकई सोचने वाली बात है। एक जीन इतने सारे काम कैसे कर सकता है? और यही हमें आज के अंतिम विचार की ओर ले जाता है। अगर एक अकेला जीन इतने व्यापक और विविध प्रभाव डाल सकता है, तो ये सोचने पर मजबूर करता है, हमारे कितने अन्य गुण जिन्हें हम पूरी तरह से अलग-अलग मानते हैं, शायद व्यक्तित्व के कुछ पहलू, स्वास्थ्य की प्रवृत्तियां या व्यवहार की कुछ आदतें, वे किसी एक ही जीन से अनजाने में जुड़े हो सकते हैं। ऐसे और कौन से छिपे हुए आनुवांशिक संबंध हैं जिन्हें खोजना अभी बाकी है?